सबसे अच्छी और मजेदार सास बहू की स्टोरीज देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। पुरानी भूतिया हवेली में ससुराल। बेटी ध्यान रखना, तेरी ससुराल की हवेली पुरानी है। जो कुछ सुना है उस पर ध्यान मत देना। पापा, उस भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझाने के लिए ही तो मैंने शादी के लिए हाँ की है। शांति ने हिम्मत बटोरी और ससुराल चली गई। जब शांति ससुराल पहुंची तो हवेली का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुला। अंदर घना अंधेरा और दीवारों पर मकड़ी के जाले थे। ससुराल में सास, ससुर, देवर, ननद और उसका पति था। ये जगह तो सच में डरावनी है। क्या हुआ शांति? ये जगह तो तुम्हारे नाम से बिल्कुल मैच कर रही है। यहाँ चारों तरफ तुम्हें शांति ही शांति मिलेगी। आप इस तरह भयानक आवाज में क्यों बोल रही हैं? डरिए मत, अंदर चलकर लाइट ऑन कीजिए। अंदर जाकर उसके पति ने लाइट ऑन की, फिर भी ज्यादा रोशनी नहीं हुई। लाइट ऑन होने पर शांति ने अपने ससुराल वालों को देखा। वो लोग बहुत अजीब लगे। सास की आंखें हमेशा लाल रहती थी और ससुर हर वक्त घड़ी देखते रहते थे। ससुर जी, घड़ी में क्या देख रही है? ससुर ने घूरकर शांति को देखा, जिससे शांति डर गई, क्योंकि उसकी आंखें बहुत लाल और खतरनाक थी। तुम डरो मत, वैसे भी विदाई होने में बड़ा वक्त हो गया है। चलो हम लोग सुहाग रात मनाते हैं। पहली रात शांति अपने कमरे में सोने गई। आधी रात को उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो एक साया आंगन में घूम रहा था। ये क्या है? कौन है वहाँ? उसके इतना बोलते ही वो साया गायब हो गया। अगले दिन उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी, रात को कोई आंगन में घूम रहा था। यहाँ सवाल मत किया करो, जो देखा है उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं मैं? उसकी सास ने शांति को गुस्से से घूरा, फिर अचानक उसके बालों को पकड़कर दूर फेंक दिया, जिससे वो दीवार में जाकर भिड़ गई। सास ने अपने पूरे बाल खोल दिए और शांति की टांगे पकड़कर पूरे घर में नाचने लगी, पंखे की तरह। अरे सासू माँ, पागल हो गई हो क्या? छोड़ो, मुझे छोड़ो। उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर उसका पति और ससुर भी आ गए, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। क्या हुआ शांति? अरे बेटा, यहाँ सब लोग शांत ही है। मैं तो बहू से बस ये कहने आई थी कि वो सामने वाले कमरे की तरफ भूल कर भी मत जाना। आखिर क्यों नहीं जा सकती मैं उस कमरे में? अब इस घर पर मेरा भी हक है। उसके इतना बोलते ही उसके सास, ससुर, देवर, ननद और पति की आंखें लाल हो गई। तभी वो सब दीवार पर चलने लगे। उसकी सास चलते चलते छत में चिपक गई और खतरनाक हंसी हंसने लगी। ये देखकर शांति के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। उसने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली। बचाओ, बचाओ, अरे कोई बचाओ, इस घर में तो सच में भूत रहते हैं। मेरी भूतों से शादी कर दी मेरे माँ बाप ने, बचाओ। शांति, तुम क्यों चीख रही हो? आंखें खोलो, मैं तुम्हारा पति हूँ। शांति ने आंखें खोली तो फिर से सब कुछ नॉर्मल था। लगता है बहू ने कोई बुरा सपना देख लिया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस कमरे का रहस्य खोलना ही पड़ेगा। शायद उस कमरे की वजह से ही मेरे ससुराल वाले अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। रात में जब सभी लोग सो गए, तब शांति ने उस रहस्यमयी दरवाजे से झांकने की कोशिश की, तो अंदर किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बचाओ, वहाँ कोई है, बचाओ। सास और ससुर दौड़ते हुए आए और गुस्से में बोले, हमने तुम्हें मना किया था ना, उस कमरे के पास मत जाना। लाख बार मना किया था, फिर भी तुम वही काम करती हो। अभी कुछ हो जाता तो? अरे लेकिन कब तक ये कमरा आखिर बंद पड़ा रहेगा? कभी तो इसका राज खोलना पड़ेगा ना।
वक्त आने पर सारे राज खुल जाएंगे बेटा। शांति बहुत डर चुकी थी, इसीलिए वो अपने कमरे में जाकर सो गई। पर जैसे ही उसकी आंख लगी, वैसे ही शांति को एक सपना आया। उसने देखा कि हवेली में एक बूढ़ी औरत काले कपड़ों में घूम रही है और कह रही है, ये हवेली मेरी है, इसे कोई नहीं ले सकता। सपने से जागकर शांति पसीने से तरबतर हो गई। शांति उस रात सो नहीं पाई। शांति को धीरे धीरे ससुराल वालों का व्यवहार और अजीब लगने लगा। उसकी सास रात को अजीब मंत्र पढ़ती थी। देवर छत पर जाकर चुपचाप सीटी बजाता था और उसका पति हर वक्त चुप रहता था। उसका पति बस उसी वक्त बोलता था जब शांति डरकर चिल्लाने लगती थी। क्या ये लोग किसी भूत का शिकार है या इन्हें कोई मानसिक बीमारी है? हाँ। एक रात शांति को ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे में घुस आया है। उसने देखा कि एक परछाई उसके बिस्तर के पास खड़ी है। कौन है? मैंने कहा मेरे बिस्तर पर कौन है? शांति ने उस साये को पकड़ने की कोशिश की, पर इतने में वो गायब हो गई। उसके बाद शांति ने तय किया कि या तो वो इस हवेली का राज पता करके ही रहेगी। अगले दिन उसने अपनी ननद को बुलाया। ननद जी, सच सच बताओ, इस हवेली में क्या हो रहा है? भाभी मत पूछो, इस हवेली में रहना आसान नहीं। शांति को अब और भी डर लगने लगा। ठीक है, कोई भी मेरी मदद मत करो, अब जो करना है मैं अकेले ही करूंगी। अगली रात शांति ने उस बंद कमरे में झांकने की ठानी। उसने रात के वक्त दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से रोशनी की लकीर बाहर आई। अंदर उसने देखा कि पूरा परिवार वहां बैठा है। उसने कुछ सुन लिया और अच्छा, तो ये बात है, अब बताती हूँ इन लोगों को अच्छे से। अगली सुबह शांति अपने पूरे परिवार के लिए चाय नाश्ता बनाकर लाई। वहां पर उसके सास ससुर, ननद, देवर, पति सब बैठे थे। बहू, तेरे हाथों की चाय बड़ी स्वादिष्ट होती है। इतने में शांति ने घूर कर अपनी सास को देखा। शांति की आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थी। उसकी सास को अजीब लगा। इतने में शांति ने अपनी सास के बाल पकड़े और उसे गोल गोल नचाने लगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। भाभी, ये क्या कर रही हो? छोड़ो माँ को। अच्छा, अब तू मुझे बताएगी कि किसको छोड़ना है और किसको पकड़ना है। अब शांति ने दूसरे हाथ से अपनी ननद के भी बाल पकड़ दिए और दोनों को ही लट्टू की तरह पूरे घर में नचाने लगी। काफी देर तक नचाने के बाद उसने दोनों को छोड़ दिया, जिससे वो दीवार में जाकर भिड़ गई। फिर वो अपने पति की तरफ देखने लगी। उसका पति धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगा। कहाँ जा रहे हो पति देव? मेरे प्यारे पति देव, तुम्हें प्रसाद न दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें दीवार पर चलने का कुछ ज्यादा ही शौक है ना? आज मैं चलाती हूँ। अरे क्या हो गया? तुम्हें पागल हो गई हो क्या? इतने में शांति ने अपने पति की टांग पकड़ी और दीवार में भीड़ दिया, जिससे उसकी पैंट उतर गई। उसका पति वहाँ से भागने लगा। इतने में उसने अपने पति को खोपड़ी पकड़ी और पंखे की तरह नचाने लगी। उसका देवर और ससुर ये सब देखकर घर के बाहर की तरफ चुपके चुपके निकलने लगे। इतने में शांति ने अपने पति को उन दोनों के ऊपर फेंक दिया, जिससे उसका देवर और ससुर दोनों ही गिर गए। लगता है भाभी के ऊपर सच में कोई आत्मा आ गई है। हाँ बेटा, बहू तो सच में चुड़ैल बन गई। हम ज्यादा देर इस घर में नहीं रह सकते। चलो भागो यहाँ से, कोई तांत्रिक बुला कर लाते हैं। सारे लोग उठकर घर के मेन दरवाजे की तरफ भागने लगे, लेकिन तभी उनके सामने शांति आ गई और दरवाजा बंद कर दिया। शांति बहुत ही खतरनाक हंसी हंसने लगी। क्या हुआ? अभी तक तो पूरा ससुराल मिलकर मुझे डरा रहा था। कोई कह रहा था इस कमरे में मत जाओ, कोई कह रहा उस कमरे में मत जाओ, कोई कह रहा सवाल मत पूछो। जब खुद पर आई डर के मारे कांपने लगी ना।
शांति, इस घर में कोई भूत प्रेत नहीं है। उस कमरे के अंदर हमने बहुत बड़ा स्टेज बनाकर रखा है। वहाँ हम लोग मिलकर ड्रामा करते हैं, नाटक खेलते हैं। अच्छा शांति, ये हमारा पारिवारिक शौक है। हम डरावनी कहानियाँ लिखते हैं और उनका नाटक करते हैं। तो ये सब नाटक था? हमने सोचा तुम नए घर में बोर न हो, इसलिए थोड़ा मजा ले लिया। शांति को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन फिर वो खुद हंसने लगी। अब उसे समझ में आया कि डरावने भूत या किस्सों के पीछे सिर्फ परिवार की मस्ती थी। आप लोगों ने तो मुझे पागल ही कर दिया, लेकिन ये सब मजेदार था। लेकिन एक मिनट, तुम्हारे ऊपर आखिर कौन सी आत्मा आ गई थी? आप लोग बार बार मुझे उस कमरे में जाने के लिए रोक रहे थे, लेकिन मैंने कल रात जब उस कमरे में झांका तब मैंने स्टेज पर आप सभी का नाटक देख लिया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने ससुराल वाले के साथ कुछ मस्ती करती हूँ। जैसे आप लोग नाटक कर रहे थे वैसे मैं भी नाटक कर रही थी। लेकिन बेटा, इतना तो हम पूरा परिवार मिलकर तुझे नहीं डरा पाए जितना तूने अकेले हम सबको डरा दिया। तो आज से अपने नाटक मंडली की हेड मैं अपनी बहू शांति को बनाता हूँ। बहू, नाटक की तैयारी करो। 6 महीने बाद इस गांव में एक बहुत बड़ा भूतिया नाटक होने वाला है। पूरे गांव को डराना है। तो इस तरह शांति ने उस भूतिया हवेली का रहस्य तो खोल ही दिया, अपने ससुराल वालों से बदला भी ले लिया। कई बार जो चीजें हमें डरावनी लगती है उनके पीछे कुछ और ही सच छिपा होता है। शांति की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का सामना करना हमेशा जरूरी है, क्योंकि हर डर के पीछे एक हंसी छुपी हो सकती है। सास अपने बेटे की शादी करवाकर बहू घर लाती है और उसे रसोई में काम करने की जिम्मेदारी देती है। इस किचन में तो एक भी खिड़की नहीं है, ऊपर से इतनी भयंकर गर्मी। अरे, माँ बाप को तो पता ही है, लेकिन मेरे ससुराल वालों को नहीं पता कि मुझे गर्मी से बहुत एलर्जी है। अब मैं उनसे खिड़की लगाने के लिए तो कह नहीं सकती। ऐसा करती हूँ, खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। बहू गैस जलाकर खाना बनाना शुरू कर देती है, लेकिन थोड़ी ही देर में किचन के अंदर बहुत तेज तपन होने लगती है। उससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है इस किचन में अंगारे उबल रहे हैं। अगर मैं किचन से बाहर गई तो ससुराल वालों को बुरा लगेगा। ऐसा करती हूँ, अपने सारे कपड़े उतार देती हूँ। वो बिना सोचे समझे सारे कपड़े उतार देती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। इस दृश्य को देखकर सास, ससुर और पति हैरान रह जाते हैं और शर्मिंदगी के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ए बहू, ये क्या कर रही हो? रसोई में ऐसे कपड़े उतारकर काम कौन करता है? राजेश, तू यहाँ खड़ा होकर क्या देख रहा है? अपने बाप को लेकर कमरे में जा, मैं बहू से बात करती हूँ। ठीक है माँ, चलो पिताजी। बोल बहू, ये क्या बदतमीजी की तूने? सासू माँ, मुझे बहुत गर्मी लगती है, इसलिए मैंने कपड़े उतार दिए। वैसे भी इससे खाना जल्दी बनता है। गर्मी तो हम सबको लगती है, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम अपने कपड़े उतार कर बैठ जाएं। जल्दी से कपड़े पहन और खाना बना। आज के बाद ऐसा दोबारा मत करना। बहू कपड़े पहन लेती है और खाना बनाने लगती है। जब उसकी सास अपने कमरे में चली जाती है, तब वो फिर से कपड़े उतार कर खाना बनाने लगती है और खाना बनाने के बाद झट से कपड़े फिर से पहन लेती है। सासू माँ, खाना बन गया। सभी लोग खाने की टेबल पर आ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाना सभी को बहुत पसंद आता है। तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन आज जो तुमने बेशर्मी की है ना, वो दोबारा कभी मत करना। अगले दिन गांव की कुछ महिलाएं जब बहू से मिलने आती हैं। बहू, जा सभी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार कर दे, जल्दी से। ठीक है सासू माँ। बहू किचन में जाकर गैस जलाती है और सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे फिर से गर्मी लगने लगती है और वो अपने कपड़े उतार देती है। उसे कपड़े उतारते हुए गांव की महिलाएं देख लेती हैं। उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ तो शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं
और कुछ अपनी हंसी नहीं रोक पाती। ऐसी बेशरम बहू तो हमने पहली बार देखी है। ये बहू तो पूरे गांव की बदनामी करा के रहेगी। तू अपनी बहू को समझाती क्यों नहीं? कोई ऐसी बेशर्मों की तरह अपने कपड़े उतारकर खाना बनाने लगता है क्या? हमें यहाँ रुकना ही नहीं। बेशर्मों के घर में 2 मिनट भी अगर हम लोग रुके तो हम भी बेशरम बन जाएंगे। चलो ललिता। ताने मारकर सभी महिलाएं चली जाती हैं, बिना नाश्ता किए। बहू, कल मैंने तुझे मना किया था ना, आज फिर से वही बेशर्मी शुरू हो गई। मुझे तो लगता है तू साइको है। इसके दिमाग पर कुछ ज्यादा ही असर हो गया है गर्मी का। तुझे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। सबसे पहले अपने मायके जा और गर्मी की समस्या हल करके आ। सास ससुर और पति मिलकर निर्णय लेते हैं कि अब इस बहू को और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वे उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बहू अपनी आदत नहीं छोड़ती तो आखिरकार उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। बहू गांव की सड़कों पर भटकने लगती है और भीख मांगने पर मजबूर हो जाती है। मुझसे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इसमें मेरी क्या गलती है? इसी वजह से तो मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी थी। अब अगर मैं अपनी मायके जाती हूँ तो वो लोग मुझे बहुत मारेंगे। मैं अपनी जिंदगी यही सड़कों पर गुजार दूंगी। बहू इधर उधर जाकर भीख मांगने लगती है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाना मिल सकता है क्या बाबूजी? पहली बार कोई भिखारी पैसों की जगह खाना मांग रहा है। इसे खिला देता हूँ। ये लो, मुझे भूख नहीं है, तुम मेरा खाना खा लो। आपका तहे दिल से धन्यवाद बाबूजी। खाना खाने के बाद वो फिर से इधर उधर भटकने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो आखिर जाए कहाँ। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए मैंने ज्यादा खाना खा लिया है। अब मुझे कहीं शौच के लिए जाना पड़ेगा। सड़क पर उसे एक बोतल दिखाई देती है, जिसे वो उठा लेती है और उसमें सरकारी नल से पानी भर के थोड़ी दूर पर गन्ने के खेत में शौच करने लगती है। लेकिन वहां भी उसे बहुत तेज गर्मी लगने लगती है और वहां भी वो अपने कपड़े उतारने लगती है। वहां मौजूद लोग जो शौच कर रहे होते हैं, उसे देखकर घबरा जाते हैं और शर्मिंदा होकर भाग जाते हैं। अरे भागो यहाँ से! इस बेशरम औरत को देखो, खेतों के अंदर कपड़े उतार रही है। चलो यहाँ से! तो इस तरह हर कोई उसे देखकर अजीब तरीके से देखता है और चर्चा करने लगता है। बहू को एहसास होता है कि वो सबके लिए मजाक बन चुकी है। अरे, ये तो वही बेशर्म बहू है। देखो इसे, इसे तो कोई शर्म ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उसके ससुराल में अब खाना बनाने की जिम्मेदारी उसकी सास की हो गई। राजेश की माँ किचन में खाना बना रही थी, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि वो वहीं बेहोश हो गई। माँ, क्या हुआ? पिताजी लगता है माँ बेहोश हो गई हैं। एक तो गर्मी बहुत है, मैं जल्दी से पानी डालता हूँ। आप तब तक डॉक्टर साहब को बुला लीजिए। राजेश अपनी माँ के चेहरे पर पानी डालता है, लेकिन उसे होश नहीं आता। तब तक डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं। वो जब इंजेक्शन लगाते हैं तब उसकी माँ को होश आता है। डॉक्टर उनके घर को अच्छी तरह से देखता है। हर साल टेम्परेचर कुछ न कुछ पहले से ज्यादा हो जाता है, और आपकी रसोई घर में तो वेंटिलेशन का कोई रास्ता ही नहीं है। इस गर्मी में या तो खुले में खाना बनाइए, या फिर अपनी किचन में खिड़की या हवा आने जाने का कोई साधन बनाइए। खैर, दवाइयाँ देने के बाद डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। उसकी सास बड़ी मुश्किल से उठकर बैठ पाती है और बोलती है, बेटा, पहले तो मैं मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाती थी, लेकिन तेरी नौकरी लग गई, फिर हमने घर बनवाया और उसके बाद ही तेरी शादी कर दी। इस किचन में मैं पहली बार गई हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि बहू बेचारी कुछ बोल नहीं पाती थी। उसे गर्मी लगती थी तो वो कपड़े उतार देती थी, लेकिन किसी तरह खाना जरूर बनाती थी। पता नहीं कैसे उसने झेला होगा। बेटा, जल्दी से उसके मायके जा और बहू को वापस लेकर आ। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। राजेश को भी सब कुछ समझ में आ जाता है और वो उसके मायके चला जाता है। लेकिन मायके में वो गई ही नहीं थी, इसलिए वो वापस आ जाता है और सड़कों पर भटकने लगता है। अगर ये अपने मायके नहीं गई तो इतने दिनों तक कहाँ रही होगी बेचारी। वहीं दूसरी तरफ
बहू को भी धीरे धीरे समझ में आता है कि उसकी आदतों के कारण ही उसकी ऐसी हालत हो गई है। वो अपने किए पर पछताने लगती है और सोचती है कि उसे अपनी आदतें बदलनी चाहिए ताकि वो फिर से अपने घर वालों के साथ रह सके। यही सब सोचते सोचते वो भटक रही थी, तभी राजेश उसे देख लेता है। अच्छा हुआ मिल गई। तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। मैं तुम्हारे मायके गया था, वहां पर भी तुम नहीं मिली। मेरे कपड़े उतारने की बुरी आदत की वजह से आप लोगों की बेइज्जती हो रही थी। मेरे मायके वाले पूछते तो मैं उन्हें क्या बताती। इसलिए मैं यहाँ सड़कों पर भीख मांग के अपना गुजारा कर रही हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं धीरे धीरे अपनी आदत सुधार लूंगी। मैं समझ गई हूँ कि ये बहुत गंदी आदत है। तुम सबसे पहले मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। राजेश उसे वापस घर ले आता है। उसके बाद वो अपनी माँ के साथ बीती हुई सारी बात बताता है। बहू, हमने तुझे घर से तो निकाल दिया, लेकिन तेरे कपड़े उतारने के पीछे का कारण जानने की कोशिश नहीं की। जब खुद पर बीती तो मुझे पता चला कि गर्मी बहुत हो रही है और किचन में एक खिड़की तक नहीं है। सासू माँ, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब अगर मुझे गर्मी लगेगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, पर कपड़े नहीं उतारूंगी। इससे मेरी हर जगह बेइज्जती हो रही है। अब मुझे समझ में आया। अगले ही दिन राजेश अपने किचन में एक बड़ी सी खिड़की और एग्जॉस्ट फैन लगवा देता है और बहू की भी कपड़े उतारने की आदत अब खत्म हो चुकी है।